हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। आज एक और महत्वपूर्ण सेशन के लिए हम सब आपके सामने हैं और जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने किया था कांग्रेस प्रणाली पुनर्स्थापना, ये कांग्रेस और गैर कांग्रेसवाद का पूरा जमाना चला, कांग्रेस में विभाजन हुआ, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें चली थी। तो इसी चैप्टर का एक हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आए हैं, जो सभी चैप्टर्स का हम कर रहे हैं। इसमें देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको जरूर एग्जामिनेशन से पहले करके देख के जाने चाहिए, जिससे आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक हो सके और पूरा जो चैप्टर है उसका वन शॉट एक क्वेश्चन वार तरीके से रिवीजन हो सके। ठीक है, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स एक खास बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपके लिए लेकर आया है कक्षा 6 से 12वीं तक बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा। किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर्स के लिए अब आपको कहीं और पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल निःशुल्क सारे चैप्टर्स सारे कक्षाओं की पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के इस इंपॉर्टेंट और इस अनोखे टीम के साथ। ये टीचर्स की टीम आपको सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएगी, जिसमें बिल्कुल भी किसी पैकेज को खरीदने की जरूरत नहीं है, किसी एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। पूरी पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क होगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पढ़ाई हिंदी माध्यम से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर जाकर भी यह पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन, और वो है कि कांग्रेस प्रणाली की जो चुनौतियां हुई और उसकी पुनर्स्थापना हुई। ये चैप्टर जो हमने किया था कि कैसे जो कांग्रेस प्रणाली यानी एक दल की जो प्रणाली चल रही थी, जोन्स ने जो परिभाषित किया था, उसमें कैसी चुनौती देखने के लिए मिली 1967 आते आते, और फिर कैसे उसको एक करने का प्रयास भी किया इंदिरा गांधी जैसे नेताओं ने। इसकी भी चर्चा विधिवत रूप से हमने की है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करेंगे, जिससे आपका एक इंपॉर्टेंट रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के इस इंपॉर्टेंट सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने। ठीक है, अब ये कंडीशन शुरू होती चली जा रही है। आपको पता है कि 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, फिर 1957 में हुआ, इसके बाद 1962 में एक चुनाव हुआ। ठीक है, और ये जो चुनाव चल रहे थे, इस चुनाव के में एक तरफा जो जीत आप कह सकते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को मिल रही थी। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद फिर क्या हुआ? इनके मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री का युग आएगा। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे और 67 में जब इलेक्शन हुए तो चुनौतियां होनी शुरू हो गई। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है वो भी कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बीच का जो पैटर्न था उसको भी समझना जरूरी है। तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे वो श्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने लीडरशिप देश को दी थी, जिनके ही काल में भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था। सारी चीजें इंपॉर्टेंट देखेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? मैंने आपको इस नारे का लॉजिक भी बताया था कि 1965 में क्या हो रहा था? भारत पाक युद्ध हो रहा था। ठीक है, भारत पाक का युद्ध हो रहा था। उसके अलावा 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ। ठीक है, अब ये देखिए, दो युद्ध आपको एक समय दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ? एक तो हमारी जो सेना थी उस पर दबाव था। ठीक है, हम 1965 का जो युद्ध है वो जीते भी, 1962 में हम नहीं भी जीत पाए ठीक से। तो सेना पर एक दबाव था, यानी सेना का जवानों का मनोबल बढ़ाना जरूरी था। और इन दोनों युद्धों का जो दबाव था वो भारत की अर्थव्यवस्था पर, यानी आर्थिक समस्या भी हमारी चल रही थी। हमारी क्या चल रही थी? आर्थिक समस्या भी हमको देखने के लिए मिल रही थी। और इस आर्थिक समस्या में सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी वो आ रही थी खाद्यान्न संकट की। ठीक है, तो जो फूड सिक्योरिटी थी, खाद्यान्न संकट था, वो हमको देखने के लिए मिल रहा था। इसका निवारण किसके पास था? किसानों के पास था। भाई ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा उत्पादन की जरूरत थी। तो देश में दो लोगों का मनोबल बढ़ाना जरूरी था, एक जवानों का, एक किसानों का। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और यह प्रयास किया कि जो हमारे सेना है, जो हमारे जवान है, उनका भी मनोबल बढ़े और जो हमारे किसान है उनका भी मनोबल बढ़े। ठीक है, तो इस नारा को देने के पीछे एक बहुत ही बड़ा लॉजिक था जिसको आप समझ सकते हैं, और वो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया ये नारा, जय जवान जय किसान। तो घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता कब हुआ? यह हुआ भारत पाक के युद्ध के बाद, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत पाक के बीच में 1966 में। ठीक है, ताशकंद में हुआ था। और इस
जो समझौता है, दुर्भाग्यवश इसी समझौते के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की दुर्भाग्यपूर्ण निधन भी हो गया, लेकिन यह हुआ था कब? 10 जनवरी 1966, 10 जनवरी 1966 में, ठीक है। ताशकंद समझौता भारत पाक युद्ध के बाद ये हुआ था, ठीक है, और उसमें फिर शर्तें रखकर और सारी चीजें सुलझाकर आगे बढ़ने का प्रयास हुआ था। चलिए, ताशकंद समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? तो अभी हमने चर्चा किया, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। फिर उसके बाद जब युद्ध हुआ 71 वाला, तो उसके बाद शिमला समझौता हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो जी थे, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्री जी की मृत्यु के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? तो देखिए, सबसे पहले पंडित नेहरू, ठीक है। नेहरू के बाद आए शास्त्री जी, और शास्त्री जी के बाद का ये क्वेश्चन है तो आई इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। फिर इंदिरा गांधी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, और वो बने थे मोरारजी देसाई, जिसकी बात हमने की है गैर कांग्रेसवाद में, ठीक है। मोरारजी देसाई जो जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री बने थे, मोरारजी देसाई। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जी आए, फिर राजीव गांधी जी आए, फिर चंद्रशेखर जी आए, चंद्रशेखर जी के पहले वीपी सिंह जी आए, फिर नरसिंह राव जी आए, फिर देवगौड़ा जी, फिर इंदिरा गुजराल जी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, फिर मनमोहन सिंह जी, और फिर नरेंद्र मोदी जी। तो ये सीक्वेंस है, इसको हमने चर्चा भी कई वीडियोस में की है, उसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये जरूरी भी है, जब आप पूरा ये स्वतंत्र भारत की राजनीति अगर पढ़ रहे हैं तो ये चीज आपको जाननी जरूरी भी है। तो शास्त्री जी की मृत्यु के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? तो सही जवाब इसका हो जाएगा इंदिरा गांधी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए कि जब पंडित नेहरू जी की मृत्यु हुई, फिर शास्त्री जी की मृत्यु हुई, तो जो परमानेंट प्राइम मिनिस्टर है उसके अलावा बीच में कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी, मतलब जब तक मेन प्रधानमंत्री सेलेक्ट नहीं होते हैं या इलेक्ट नहीं होते हैं या उनका शपथ नहीं होता है, तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री कोई चला रहा था, और वो थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसका ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन अपनी ड्यूटी निभा रहे थे? तो गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। तो शास्त्री जी की मृत्यु के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? इंदिरा गांधी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चौथा आम चुनाव कब हुआ? तो पहला आम चुनाव, ये सीक्वेंस भी आपको जानना है जरूर, चौथे तक तो बिल्कुल जानना है। 52, फिर 1957, फिर 1962, फिर 1967, उसके बाद फिर 1971 में इलेक्शन हुआ, फिर इमरजेंसी लग गया, 77 में हुआ, फिर तो काफी कम अंतराल में इलेक्शंस होते हुए दिखाई पड़ रहे थे, ठीक है। तो चौथा आम चुनाव 1967, और यहीं से फिर क्या हुआ, एक तरह से चुनावी घंटी भी बज गई कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस की जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कि चुनौती और पुनर्स्थापना, ये सारी चीजें देखने के लिए मिल रही। तो 1967 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है? इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था, यानी कांग्रेस के अलावा और कम्युनिस्ट के अलावा जो सारे दल थे वो एक साथ मिलकर आए थे। इसके पास एक स्पष्ट राजनीतिक तथा विचारधारात्मक कार्यक्रम था, ऐसा देखने के लिए मिले। कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कंप्लीटली उनका आइडियोलॉजी देखने के लिए मिल नहीं रही थी। ऐसा नहीं था कि कोई उनके पास अपना कोई मत था या अपनी कोई आइडियोलॉजी, उनका ये था भाई कि किसी तरह कांग्रेस को पीछे करना है, और इंदिरा हटाओ वाला टैगलाइन ये लेके चल रहे थे। इसका गठन सभी गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर किया था। नहीं, सभी गैर कांग्रेसी दल इसमें नहीं आए थे, कम्युनिस्ट इसमें शामिल नहीं हुए थे। तो इसका सही जवाब जो है वो क हो जाएगा। इसमें गैर कम्युनिस्ट यानी कम्युनिस्ट को छोड़ के जितने कांग्रेस के अलावा दल थे उन सभी का एक अलायंस था, ठीक है। इसमें से कांग्रेस से निकले वाले सिंडिकेट भी शामिल थे। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये चुनौतियों में सबसे बड़ा, ये जो ग्रैंड अलायंस है, ये कांग्रेसी चुनौती का सबसे बड़ा फ्रंट निकलकर पहली बार जो आया वो दिखाई पड़ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ फिलअप्स है इंपॉर्टेंट। नेहरू जी की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, कार्यवाहक, ठीक है। तो कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। बार बार मैं नाम इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें दिमाग में बैठ जाएं। गुलजारी लाल नंदा। कई बार मुख्य प्रधानमंत्रियों के नाम याद रहते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट नेताओं के नाम छूट जाते हैं। शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? के कामराज, ठीक है। ये सिंडिकेट के महत्वपूर्ण नेता थे, के कामराज। शिमला समझौता भारत और किसके मध्य में हुआ था? तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के मध्य में, ठीक है। और इसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। मोरारजी देसाई के बाद डैश प्रधानमंत्री देश के कौन बने थे? तो चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। देखिए, ये जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी, लेकिन चल नहीं पाई, 79 आते आते वो गिरने लगी, तो फिर कुछ महीनों के लिए चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद से फिर इलेक्शन कराने पाए, तो चौधरी चरण सिंह बने थे। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना किसने की थी? बाबू जगजीवन राम।
बाबू जगजीवन राम, ठीक है। बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना की थी। कांग्रेस से अलग होकर जो आपातकाल की स्थिति लगी थी वो उसके खिलाफ थे, और वहां पहले वो शुरू में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो इंदिरा के साथ थे, लेकिन बाद में जब आपातकाल वाली स्थिति लग गई तो वो भी अगेंस्ट हो गए और उन्होंने अलग हटकर एक पार्टी बना ली, बाबू जगजीवन राम ने, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। चलिए, इन्हीं के परिवार से हैं मीरा कुमार, जो लोकसभा की अध्यक्ष भी रही थी। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखेंगे आप। 1967 के चुनाव के बाद राजनीतिक डैश की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई। राजनीतिक किस चीज की? दल बदल की, ठीक है। देखिए, पहले क्या था ना, पहले अनुशासन के हिसाब से पार्टी चल रही थी, उसमें कोई फूट नहीं था, सभी को यह पता था कि हम ज्यादा गैर कांग्रेसवाद की स्थिति पैदा नहीं कर सकते। लेकिन 1967 के चुनाव के बाद कई सारे जब फूट हुए, कई सारे नेताओं को जगह नहीं मिली, तो दल बदल वाली स्थिति आ गई, यानी जीतने के बाद एक दल से दूसरे दल में। अच्छा, आज के डेट में भारत में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू है। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब दल बदल कानून के खिलाफ प्रक्रिया लागू है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर एक कोई चुना हुआ नेता दूसरे दल में जाकर शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता भंग कर दी जाती है, यानी वो विधायक या सांसद नहीं रहेगा। पहले ये नियम नहीं था, तो इस पार्टी से चुने गए, बाद में उस पार्टी में चले गए, फिर दूसरे पार्टी में चले गए, ये स्थिति दिखाई पड़ रही थी। और इसी को आयाराम गयाराम की स्थिति उस समय दी गई थी, नाम दिया गया था। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद कौन प्रधानमंत्री बने? तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, ठीक है। राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद। 1967 में इंदिरा गांधी ने रुपए का क्या किया? अवमूल्यन किया, ठीक है, अवमूल्यन, ठीक है। इसका क्या किया? अवमूल्यन किया, रीवैल्यूएशन कर दिया इसका। 1969 में कांग्रेस का दो भागों में क्या हो गया? विभाजन हो गया, ठीक है। यानी कांग्रेस ओ और कांग्रेस एक तरह से इंडिकेट और सिंडिकेट वाली स्थिति हो गई, एक इंदिरा को मानने वाले और एक सिंडिकेट की तरफ मानने वाले, ऐसा दिखाई दे रहा है। दो भागों में इसका बंटवारा हो गया। 1971 में कांग्रेस की क्या हो गई? पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापना जो हम चैप्टर पढ़ भी रहे हैं कि पहले चुनौती आई और फिर बाद में पुनर्स्थापना भी हो गई। पुनर्स्थापना मतलब क्या हुआ? देखिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था, इसको डिटेल में भी जान लेना है कि 1967 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। 1967 से 69 के बीच में जो सिंडिकेट था कांग्रेस में, जो एक वर्चस्व वाला दल था, सिंडिकेट वो ग्रुप था जो कांग्रेस के अंदर एक वर्चस्व रखता था। तो उन्होंने क्या किया? कांग्रेस और के जो सिंडिकेट था और कांग्रेस में जो इंदिरा गांधी थी, उनके बीच में टकराव होने लगा। सिंडिकेट ये चाहता था कि इंदिरा गांधी कांग्रेस के सिंडिकेट के अनुसार काम करे और पार्टी के काम में दखल न दें। इंदिरा चाहती थी कि सरकार भी मेरे कब्जे में हो, पार्टी भी मेरे कब्जे में हो। इस टकराव के बीच 1969 में क्या हुआ? एक तरह का डिवीजन हो गया, और मेन डिवीजन का सबसे इमीडिएट रीजन ये बना कि कांग्रेस पार्टी जिसको राष्ट्रपति बनाना चाहती थी, नीलम संजीवा रेड्डी को, इंदिरा गांधी उसको नहीं चाहती थी, वो बीवी गिरी को बनाना चाहती थी, और उन्होंने बीवी गिरी को बना भी दिया, और कांग्रेस ने जिसको उठाया था संजीवा रेड्डी, वो हार गए। तो और ज्यादा फिर कोई स्थिति नहीं रहेगी और कांग्रेस ने निकाल दिया इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी ने फिर पूरी पार्टी अलग कर ली, और वहां से फिर क्या हुआ? पार्टी का डिवीजन हो गया, कांग्रेस गिरती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी ने फिर गरीबी हटाओ का नारा देकर जोर शोर से चुनाव लड़ा, कांग्रेस फिर सत्ता में काबिज हो गई इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। तो जो चुनौती 1969 में दिखाई दे रही थी, उसकी पुनर्स्थापना 1971 में जब कांग्रेस की फिर सरकार बन गई तो हो गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पूरी कंसेप्ट है जिसको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको आपको मैचअप करना है, जो जरूरी है कि कंसेप्ट्स को मैच कर ले। तो कांग्रेस विरोधाभास का अर्थ था, कांग्रेस में विरोधाभास अगर करना है तो इसका अर्थ क्या था? वरिष्ठ नेताओं का समर्थक नहीं, कांग्रेस को सत्ता से हटाना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वरिष्ठ नेताओं का समूह, वरिष्ठ नेताओं को हटाना, इंदिरा गांधी के समर्थक नेता, युवा नेताओं का समूह। तो कांग्रेस विरोधाभास का अर्थ क्या था? कि सीधे सीधे क्या करना है? कांग्रेस को सत्ता से हटाना है, यानी सेकंड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। भाई, कांग्रेस में कांग्रेस विरोधाभास यानी गैर कांग्रेसवाद आप कह लीजिए, कांग्रेस को सत्ता से हटाना। कामराज योजना के तहत नेहरू ने क्या किया? वरिष्ठ नेताओं का समर्थन किया, या कांग्रेस, ये तो हो गया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं, वरिष्ठ नेताओं को हटाया, ठीक है। ये इसका सही जवाब है। उसमें हुआ क्या था कि कामराज ने एक सॉरी, ये पहला था ना, यहां पर ये 1 और ये 2। देखिए, अब कामराज योजना में क्या हुआ? जो पार्टी, जब संगठन इसका कमजोर होने लगा, जब पार्टी की सीटें कम होने लगी, तो कामराज ने ये योजना बनाई कि ऐसा है कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो मुख्यमंत्री या मंत्री का पद लेकर काम कर रहे हैं, तो संगठन का काम ठीक से हो नहीं पा रहा। इसलिए बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े जो पदों पर बैठे हैं, ये इस पद को छोड़ें और ये क्या करें? पार्टी के संगठन के लिए काम करें। और फिर क्या हुआ? वही हुआ। उसके तहत नेहरू जी ने क्या किया? कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं को पदों से हटाया।
कांग्रेस सिंडिकेट क्या था? वरिष्ठ नेताओं का एक समूह कह सकते हैं आप। इसके अलावा एक और इसमें ऑप्शन वरिष्ठ नेताओं का समूह, हाँ ये तो थर्ड यहां आ जाएगा, ये वरिष्ठ नेताओं के समर्थक है, इसमें आगे आएंगे। कांग्रेस आर क्या था? वरिष्ठ नेताओं के समर्थक, ठीक है। कांग्रेस आर जो है कांग्रेस आर, एक सेकंड, हाँ इंदिरा गांधी के समर्थक नेता, बिल्कुल ठीक। कांग्रेस आर यानी ये हो जाएगा 4। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। तो जो रिक्विजिट, जो कांग्रेस जो इंदिरा गांधी के समर्थन में थी वो कांग्रेस आर थी, और जो ऑर्गेनाइजेशन या सिंडिकेट के समर्थन में था वो कांग्रेस ओ हो गया था। तो कांग्रेस आर क्या हो गया था? इंदिरा गांधी के समर्थक, और कांग्रेस ओ क्या हो गए थे? कांग्रेस ओ हो गए थे वरिष्ठ नेताओं के समर्थक। ये 5, ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। कांग्रेस के युवा तर्क कौन थे? तो जो युवा नेताओं का समूह है वो कांग्रेस युवा तर्क थे, 6 यहां पे आ जाएगा। नीलम संजीवा रेड्डी कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी बाद में राष्ट्रपति बने थे। अब देखिए पहले ये राष्ट्रपति नहीं बन पाए, पहले जब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, सिंडिकेट ने प्रयास किया कि नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति बनाए, उस समय इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को बनवा दिया। लेकिन बाद में जब 77 जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद से नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति बन गए थे, ठीक है। इसके अलावा मोरारजी देसाई, तो ये कौन थे? ये प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो ये प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मैचअप्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। इससे चैप्टर के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो आपका वन शॉट में रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहां भी एक महत्वपूर्ण विभाजन करना है, सिंडिकेट, दल बदल, नारा और गैर कांग्रेसवाद। सिंडिकेट क्या था? तो सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था, ठीक है। ये कांग्रेस के भीतर ही काम करता था, जो बहुत ही ताकतवर था। इसको किंग मेकर की भूमिका भी कही जाती थी। क्या कहा जाता था इसको? किंग मेकर, यानी जो राजा बनाया, यानी शास्त्री जी को और इंदिरा गांधी को पहली बार प्रधानमंत्री बनवाने में भी इसी सिंडिकेट का हाथ था। दल बदल क्या था? तो दल बदल यह था कि कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी से के टिकट से जीता हो, उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे दल में चला जाए, ठीक है ना, जिसको डिफेक्शन बोलते हैं। यानी एक दल के पार्टी के टिकट से जीता है पर वो दूसरे दल को जाके ज्वाइन कर लेगा। नारा क्या था? तो नारा एक लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनभावन मुहावरा, ठीक है ना। जैसे उस समय नारा 71 में चल रहा था गरीबी हटाओ, जो कांग्रेस के सिंडिकेट थे वो चल रहे, और बाकी जो गैर कांग्रेसी नेता थे, ग्रैंड अलायंस बनाया था, उन्होंने नारा दिया था इंदिरा हटाओ। तो इस तरह के नारे चल रहे थे। गैर कांग्रेसवाद क्या था? कांग्रेस और इसकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का एकजुट होना, इसी का नाम दिया गया था ग्रैंड अलायंस। आजकल महागठबंधन जैसा नाम भी सुनाई देता है, ग्रैंड अलायंस, ठीक है। तो ये गैर कांग्रेसवाद का इंपॉर्टेंट फेज है। ये आंसर्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ सत्य और असत्य कथन पर देखेंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे। पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, क्या यह सही है? नहीं, यह सही नहीं है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे। इंदिरा गुट के विरोध के कारण कांग्रेस उम्मीदवार एन संजीवा रेड्डी हार गए, सही बात है। इंदिरा गुट जो था, इंडिकेट जिसको कह रहे थे, या कांग्रेस आर, ये किसको सपोर्ट कर रही थी? बीवी गिरी जी को, और वो जीत गए। इंदिरा गांधी ने 1966 में मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बनाया, देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था? बिल्कुल नहीं। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी का विरोध करना प्रारंभ किया था, ये तो सर्वविदित है। तो सत्य असत्य में अगर आप देखें तो पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, यह असत्य है, जैसा मैंने आपको बताया। इंदिरा गुट के विरोध के कारण कांग्रेस उम्मीदवार संजीव रेड्डी हार गए, बिल्कुल सही बात है। इंदिरा गांधी ने 66 में मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बनाया, सही बात है। यही मोरारजी देसाई बाद में फिर जनता पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे। गरीबी हटाओ का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, असत्य है, क्योंकि ये इंदिरा जी ने दिया था। सिंडिकेटों ने इंदिरा गांधी का विरोध करना प्रारंभ किया था, ये तो सत्य तो है ही है, इसीलिए पार्टी का विभाजन भी 1969 में हो गया था। किस दो भाग में? कांग्रेस ओ जो सिंडिकेट वाली थी, कांग्रेस आर, ठीक है, जो इंदिरा गांधी के सपोर्ट वाली थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम मनोहर लोहिया इंदिरा गांधी के समर्थक थे? नहीं, ये तो सही नहीं है। राम मनोहर लोहिया बिल्कुल अलग हिसाब से बात कर रहे थे। उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसकी चर्चा हमने की थी लोकतांत्रिक पुनरुत्थान वाले चैप्टर में, लोकतांत्रिक समाजवाद की बात वो कर रहे थे, ठीक है। तो ये तो सही नहीं है। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, सही स्टेटमेंट है। आयाराम गयाराम दल बदल से संबंधित है, अभी मैंने उसको क्लियर किया, बिल्कुल ठीक है। एक दल के सिंबल से चुनाव लड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते तो उससे आयाराम गयाराम था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को परास्त कर दिया, बिल्कुल ठीक बात। इसी के बाद हुआ था शिमला समझौता, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था? शिमला समझौता।
1966 में भारत रूस के मध्य ताशकंद समझौता हुआ। नहीं, भारत रूस के मध्य नहीं हुआ, रूस में ताशकंद है, रूस के पास ताशकंद है, ये सही बात है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच ही वो समझौता हुआ था। तो अगर इसका आप आंसर देखें तो ये स्टेटमेंट क्या है? असत्य है। भारत ने युद्ध में पराजित किया, सत्य स्टेटमेंट है। आयाराम गयाराम किससे संबंधित है? ये दल बदल से भी सत्य स्टेटमेंट है। 69 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, सत्य स्टेटमेंट है। लोहिया जी गांधी के इंदिरा गांधी समर्थक थे, असत्य स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप देख सकते हैं। ये सारे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिन कंसेप्ट के थ्रू आप पूरे चैप्टर को क्या कर सकते हैं, एक बार में, ये जो छोटे छोटे फिलअप्स हैं, सत्य सत्य हैं, वन लाइनर्स हैं, इसे चैप्टर का ओवरव्यू आपको एक बार में और रिवाइज हो जाता है। ठीक है, और फैक्चुअल चीजें आपको याद रहती हैं आंसर लिखने के लिए। कुछ और सत्य असत्य है, तो अब देखिए इसमें करना क्या है, 1967 के चुनाव का इवैल्यूएशन करना है। और ये जो पूरा चैप्टर है ना, कांग्रेस के सामने की जो चुनौतियां थी और पुनर्स्थापना था, उसमें 1967 का इलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं से क्या हुआ, कांग्रेस के प्रभुत्व को धक्का लगना शुरू हुआ। एक तो जो कांग्रेस जो पहले आम चुनाव में 364 सीटें जीती थी, वो 67 आते आते 382 सीट पर आ गई, सॉरी 282 सीट पर आ गई। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको, ये आ गई 282 सीट। उसके अलावा 6+3 9 ऐसे राज्य थे जहां पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कांग्रेस की सरकार गिर गई जो चल रही थी। तो यहां से एक चुनौती देखी गई। स्टेटमेंट है कि कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हार गई। सत्य स्टेटमेंट है। ठीक है, कई राज्य कौन से? लगभग 9 राज्य, 6 में तो डायरेक्ट, 3 में जो गठबंधन था। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव भी हारी और विधानसभा की नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। जीत तो गई लोकसभा के, विधानसभाओं में हारी, लेकिन सीटें लोकसभा में कम हो गई थी। कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई। नहीं, असत्य है। बहुमत उसको मिल गया था, लेकिन सीटें बहुत कम थी। कांग्रेस केंद्र में सत्तासीन रही और उसका बहुमत भी बढ़ा, यह भी असत्य है। सत्तासीन तो रही, लेकिन बहुमत घटा, बढ़ा नहीं। उसका जो 360-70 सीटें रहने वाली पार्टी थी, वो 280-82 पर आ गई। तो ये छोटे छोटे बारीकियां हैं जिसको आपको ध्यान रखना है कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर। ठीक है, अब देखिए कुछ एक वाक्य एक शब्द वाले क्वेश्चंस हैं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? 27 मई 1964। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए इनका मृत्यु या इनका टर्म इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके बाद एक नया ट्रेंड शुरू हुआ ना। इसके बाद फिर ट्रेंड ये शुरू हो गया कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस में नए नेतृत्व का उदय हुआ, उसमें कुछ चुनौतियां आई, बाद में पुनर्स्थापना हुआ। 1965 के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है, राजनीति में आयाराम गयाराम किससे है? दल बदल की प्रवृत्ति। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ इसके लिए बनाया गया है। 1967 के चुनाव में किन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी? अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। केरल, यहां तो सबसे पहले बनी थी गैर कांग्रेसी सरकार, जिसकी बात भी हमने की थी 57 वाले इलेक्शन के बाद। बिहार, पंजाब, हिंदी हार्टलैंड पूरा, उड़ीसा, मद्रास, पश्चिम बंगाल, इन सब में क्या हो गया, यानी ये 6 ऐसे राज्य थे जहां पर क्या हो गया, कांग्रेस की गैर कांग्रेस की सरकार बन गई। और 3 इसके अलावा और हिंदी हार्टलैंड के राज्य रहे जहां पर सरकारें चल रही थी, वो गिर भी गई। तो 9 राज्यों से इनके हाथ से सरकार चली गई थी। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको आपको ध्यान रखना है। सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है? तो पार्टी के बुजुर्ग नेता जिनका पार्टी संगठन पर नियंत्रण था, इनका सिंडिकेट इसको कहा जाता है। और कांग्रेस जो था, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सिंडिकेट। इसके प्रमुख अगर नेताओं की बात की जाए तो कामराज, इसके अलावा एस.के. पाटिल, ठीक है, इसके अलावा जो जिनकी अध्यक्षता में 1969 का राष्ट्रपति वाला चुनाव हो रहा था, और विभाजन जो हो गया था, निजलिन गप्पा। ठीक है, महत्वपूर्ण नेता थे ये। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे लोग थे जो इस सिंडिकेट के महत्वपूर्ण नेता थे। कांग्रेस में युवा तुर्क किसे कहा जाता था? कांग्रेस के जो युवा नेता थे ना, उनको युवा टर्क्स कहा जाता था। और ये इंपॉर्टेंट देखा गया है कि आम चुनाव के बाद राजनीति में गठबंधन की शुरुआत हुई 1967 के चुनाव के बाद। यहां से कोलिशन गवर्नमेंट्स होनी शुरू हुई। केंद्र में भी सत्ता तो उनको मिल गई थी, लेकिन कई सारे दलों का समर्थन की बात थी। दूसरा, जो राज्य थे वहां पर बहुत सारे गठबंधन देखने के लिए मिले, बहुत सारे मिलजुल कर सरकारें बनानी शुरू हुई। और यहां से जो है गठबंधन की राजनीति या कोलिशन गवर्नमेंट वाला जो पूरा एरा था, वो शुरू देखने के लिए मिला था। प्रीवी पर्स किनसे संबंधित? अभी बहुत, अब देखिए क्यों, अब जब पुनर्स्थापना, अभी तक चुनौती आप देख रहे थे, अब ये जो प्रीवी पर्स वाले मामले हैं, ये ऐसे मामले थे जो कांग्रेस की पुनर्स्थापना और चुनौती दोनों के लिए महत्वपूर्ण थे। चुनौती इसलिए थे कि ये ऐसे स्टेप थे इंदिरा गांधी सरकार के जो उनके विरोध में भी स्वर उठा रहे थे। देखिए प्रीवी पर्स क्या था? प्रीवी पर्स का मतलब यह था कि जब देश हमारा आजाद हुआ और बहुत सारी रियासतें देश में मिल रही थी, तो उस समय सरकार ने उनको ये लालच दिया या ये कह के मनाया कि आप भारत में शामिल हो जाइए, हम आपको विशेष अमाउंट तक धन रखने की परमिशन देंगे, इसके अलावा आपको कुछ पेंशन महत्वपूर्ण देते रहेंगे।
अब ये गरीबों के ऊपर तो बोझ था, लेकिन सरकार दे रही थी, लेकिन जो बड़े रजवाड़े, बड़े जो राजशाही परिवार थे वो उससे खुश थे। अब इंदिरा गांधी ने कहा कि हम प्रीवी पर्स हटा देंगे, हम गरीबों को पैसा देंगे, हम ये राजों महाराजों को पैसा नहीं देंगे, ये बोझ लेके नहीं चलेंगे। तो इससे कांग्रेस के भीतर के भी कुछ नेता और जो राजशाही परिवार थे सब विरोध में आ गए। तो कांग्रेस के लिए एक चुनौती भी बनी थी। और इसकी पुनर्स्थापना में सहायक कैसे था कि कांग्रेस के नेतृत्व में, जब फिर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, तो इंदिरा गांधी ने पूरे देश की जनसंख्या गरीबों को बताया कि भाई देखिए, हम आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो ये नेता, ये जो राजाओं महाराजाओं को पैसा जा रहा है, ये आप तक हम पहुंचाएं। तो इसमें भी, पुनर्स्थापना में भी इसने मदद किया, इंदिरा चुनाव भी लड़ी। तो प्रीवी पर्स देशी रियासतों के राजाओं से संबंधित था। इसमें एक विशेष अमाउंट तक राजाओं को पैसा रखने की और सरकार के तरफ से पेंशन देने की भी व्यवस्था बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1969 में कांग्रेस किन दो भागों में विभाजित हुई? अभी मैंने बताया कांग्रेस ओ, जो किसके नेतृत्व में थी? सिंडिकेट के समर्थन में। ठीक है, सिंडिकेट के समर्थन। बार बार इन चीजों को अगर हम रिवाइज करेंगे, बोलते रहेंगे, तो ये चीजें दिमाग में घुस जाएंगी। और कांग्रेस आर किसके समर्थन में थी? तो ये थी इंदिरा गांधी से, कांग्रेस आर। ठीक है, यानी एक तो ओ जो कि चली गई थी सिंडिकेट नेताओं के समर्थन में, आर जो थी ये इंदिरा गांधी के समर्थन में थी। ठीक है, इंदिरा गांधी के समर्थन में। 1971 में ग्रैंड अलायंस क्या था? कांग्रेस विरोधियों का गठबंधन। ठीक है, इसको और आप सुनियोजित ढंग से लिख सकते हैं। अब कांग्रेस विरोधी कहेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी भी कांग्रेस विरोधी थी, लेकिन इसमें शामिल नहीं थी, तो आप कह सकते हैं गैर कांग्रेसी तथा गैर कम्युनिस्ट, गैर कांग्रेसी तथा गैर कम्युनिस्ट दलों का गठबंधन। ठीक है, गैर कांग्रेसी तथा गैर कम्युनिस्ट दलों का गठबंधन, यानी एक ऐसा अलायंस था जिसमें कम्युनिस्ट दल भी नहीं थे, कांग्रेसी भी शामिल नहीं थे। इसी को ग्रैंड अलायंस 1971 का कहा गया। ठीक है, और इसका नारा था इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ। और इंदिरा ने एक नारा दिया था गरीबी हटाओ। उसके लिए 20 सूत्रीय प्रोग्राम, ये सारी चीजें उन्होंने बनाई थी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ग्रेट, आगे देखते हैं कांग्रेस प्रणाली क्या है। अब देखिए, हमने एक दल के प्रभुत्व का दौर पढ़ा था। अब ये 1952 से 1967 तक जो एक दल का ही की राजनीति चलती रही, जीतती रही, इसी को एक इंपॉर्टेंट मॉरिस जॉन ने कहा था कि ये भारत में एक दलीय प्रणाली है, और उसी को रजनी कोठारी जैसे नेताओं ने कहा कि कांग्रेस प्रणाली है। यही है, बस कुछ और नहीं। 1952 से 64 के काल में कांग्रेस के राजनीतिक वर्चस्व के कारण विदेशी विद्वान मॉरिस जॉन ने 1964 में भारत की दल प्रणाली को एक दलीय प्रभुत्व की संज्ञा दी। भाई 1964 तक लगभग जो है वो एक ही दल चल रहा था, तो एक दलीय प्रणाली की इन्होंने बात की। इसी को भारतीय विद्वान रजनी कोठारी ने भारतीय दल प्रणाली के विश्लेषण हेतु 1964 में इसे कांग्रेस प्रणाली की स्थापना संज्ञा दी कि भाई ये 1964 तक ये एक ही दल हर जगह जीतता हुआ आ रहा है, इसे कांग्रेस प्रणाली कहा जाना चाहिए। यानी पूरा जो हमारे यहाँ जो पार्टी सिस्टम था, जो पार्टी सिस्टम दिखाई दे रहा था, वो पूरा पार्टी सिस्टम एक दलीय प्रणाली दिखाई दे रही थी, जिसे कांग्रेस प्रणाली का नाम दिया जा रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं गैर कांग्रेसवाद से क्या तात्पर्य है। अब देखिए, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने सर्वप्रथम गैर कांग्रेसवाद की बात की थी। अभी क्वेश्चन आया था कि क्या राम मनोहर लोहिया जो है वो इंदिरा गांधी के समर्थक थे, तो हम ऐसा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इन्होंने गैर कांग्रेसवाद की बात की। 1967 के चुनाव में कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही, परंतु राज्यों में उसकी स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया। तो ये तो सही है कि 1967 में कांग्रेस ने सरकार बना ली, लेकिन कई ऐसे स्टेट्स थे, मैंने बताया अभी कि सबसे पहले केरला से स्टार्ट हुआ, फिर 67 आते आते 9 राज्यों से सरकारें चली गई, और पहले की तुलना में कांग्रेस राज्यों में कमजोर रही। राज्यों में सीटों के मामले में विपक्षी एक मंच पर आ गए, इसे ही गैर कांग्रेसवाद कहा जाता है। इसमें आप ग्रैंड अलायंस वाला पहले कह सकते हैं, यानी राज्यों में भी ये देखा गया कि कई विपक्षी दल एक साथ मिलकर गठबंधन की सरकारें बना रहे हैं, कांग्रेस की सरकार को वहां से नेग्लेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारी जो कंडीशन थी, इसे गैर कांग्रेसवाद कहते हैं। और सबसे पहले इसकी बात लोहिया जी ने की थी। बाद में जेपी आंदोलन आपके सामने था, जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन आया, इस आंदोलन ने भी गैर कांग्रेसवाद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और बाद में जब इमरजेंसी आया और इमरजेंसी के बाद जनता दल का उदय हुआ और सरकार बनी, तो इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और देखने के लिए मिला, और ये गैर कांग्रेसवाद तेजी से गहराया। लेकिन 1967 तक ये एक दल के प्रभुत्व के रूप में चलता रहा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है गैर कांग्रेसवाद, यानी आप कह सकते हैं कि सभी विपक्षी दलों का एक मंच पर आ जाना,
ये भी एक गैर कांग्रेसवाद की आप निशानी कह सकते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है गैर कांग्रेसवाद। 1969 में कांग्रेस किन दो भाग में बंट गई? तो 1969 में कांग्रेस दो भागों में बंट गई। पुराना जो कांग्रेस था उसे कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। नया कांग्रेस पार्टी यानी इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को कांग्रेस आर यानी रिक्विजनिस्ट कहा गया। ठीक है, इससे पहले जो मेन बात कहा जा रहा था कि कांग्रेस इंडिकेट यानी कांग्रेस जो इंदिरा गांधी के समर्थन में है, तो इसे कहा गया कांग्रेस आर। ठीक है, यानी कि रिक्विजनिस्ट। और एक कहा गया कांग्रेस सिंडिकेट, कांग्रेस सिंडिकेट, और इसे कहा गया कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। यही दो भागों में विभाजन हुआ था जिसके कई कारण हमने बात की थी, और इमीडिएट सबसे रीजन हो गया जो राष्ट्रपति वाला चुनाव वाला मामला। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कांग्रेस में सिंडिकेट क्या है, कई बार हमने चर्चा कर लिया। तो कांग्रेस नेताओं को एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट नाम से जाना। देखिए, कोई इसका ऑन पेपर सिंडिकेट नाम नहीं था, ऐसा कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था कि सिंडिकेट नाम से जाना जाएगा। इनफॉर्मली लोग कहते थे कि एक सिंडिकेट है। इस समूह के नेताओं को पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था, मतलब कि जो प्रमुख पुराने नेता थे जिनके नाम भी मैंने आपसे चर्चा की है, के कामराज, एस के पाटिल, निजलिन गप्पा, इस तरह के जो नेता थे, ये सारे नेता सिंडिकेट के नेता कहलाते थे और औपचारिक तौर पर सिंडिकेट नाम से जाना जाता था और इनका संगठन पर नियंत्रण था। इसीलिए कांग्रेस ओ, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट डिवाइड किया गया। ठीक है, यानी जिनका संगठन पर वर्चस्व हो। 71 के लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ? तो 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। ठीक है ना, गाय और बछड़ा चुनाव चिन्ह के साथ इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी और किस नारे के साथ? गरीबी हटाओ। अब ये जो 1971 का चुनाव था, ये कांग्रेस के पुनर्स्थापना, कांग्रेस के पुनर्स्थापना जिसको कह सकते हैं, है ना, रीस्टेब्लिशमेंट, ये उसका काल कहा जाता है। जो चुनौती 1969 में आई थी, उसके बाद ये फिर से कांग्रेस की पुनर्स्थापना हुई और कांग्रेस को बहुमत मिल गया था। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे आप। ठीक है ना, कांग्रेस के पुनर्स्थापना। ठीक है, चलिए, गरीबी हटाओ का नारा किसने और कब दिया? तो 71 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको बार बार पूछ सकते हैं और आप ईयर या नाम में कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने कई बार रिपीटेशन मोड में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं। भारत के स्वतंत्र भारत की राजनीति जो है, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले टॉपिक्स हैं। चलिए, प्रीवी परस क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था। स्वतंत्रता के पश्चात जो रियासतें थी, देखिए लगभग 500 से ज्यादा ऐसे छोटे छोटे राजाओं की रियासतें थी जब भारत को आजादी मिली। अच्छा, ये भी आप जानते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 था, उसमें ये भी बोला गया कि जो राजा है वो स्वतंत्र है, किसी भी में मिल सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। ऐसे में राजाओं को भारत के देश में शामिल करना आसान नहीं था, तो ये उस समय एक शर्त रख दी गई या कंडीशन रख दिया गया कि ये जो रियासतें हैं ये अगर विलीन होंगी, भारत में विलीनीकरण हो गया, तो सरकार ने रियासतों को निश्चित मात्रा में धन रखने का अधिकार और सरकार की तरफ से विशेष भत्ते का अधिकार दिया था कि ठीक है, आपको कुछ हम पैसा पेंशन के रूप में देते रहेंगे, कुछ पैसा आप पर्टिकुलर जमा करके रख सकते हैं, उस पर सरकार कुछ बाधा नहीं उत्पन्न करेगी। इसी को हमने प्रीवी पर्स कहा था। इसको बाद में फिर इंदिरा गांधी ने 1969 के बाद ऐलान किया कि हम इसको हटाएंगे। हटाया भी, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली। चुनौती के बाद भी फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद भी जब सरकार दूसरी बार बनाई तो उसको हटा दिया गया। ठीक है, अब देखिए 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई? देखिए, इंदिरा गांधी को ये पता था कि मैं बड़े नेताओं को किनारे करके वो आई थी, सिंडिकेट को हटा के आई थी, तो उनका ये ध्येय था कि मैं लोगों से सीधे जुड़ जाऊं, लोगों का समर्थन रहेगा तो हमारी जो है चुनावी यात्रा चलती रहेगी। तो इंदिरा गांधी समाजवादी नेता थी, उन्हें मालूम था कि भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या गांव में रहती है और वो गरीबी रेखा से नीचे है, इसलिए सबसे मार्मिक उन्होंने नारा दिया कि गरीबी हम हटाएंगे और इसके लिए उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम बनाए। ठीक है ना, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की। ठीक है, और इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम में जैसे घर देना, खाने पीने की सुरक्षा, आवास की सुरक्षा, गरीबी हटाने की सुरक्षा, दलितों अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इस तरह की बात उन्होंने की थी। अतः भारत को विकास करने के लिए इन गरीबों को विकसित करना होगा, इस कारण उन्होंने अनेक योजनाएं चालू की जिन कारण से लोकप्रिय हुई। इसमें गरीबी हटाओ,
बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात थी। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, 18 ऐसे बैंक थे प्राइवेट में उठा के रातों रात सरकारी कर दिया। तो इससे गरीबों को लगा कि अच्छा ये तो हमारे लिए ज्यादा कर रही है। सामाजिक और आर्थिक नीति, प्रिवी पर्स की समाप्ति और 20 सूत्रीय कार्यक्रम, जिसकी बात अभी मैंने की है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे कार्यक्रम थे, प्रोग्राम्स थे, जिनको चलाकर इंदिरा गांधी की सरकार की लोकप्रियता बढ़ी थी। आगे देखते हैं। 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है, ये अगर आपको अति लघु या लघु उत्तरी में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? एक लाइन में तो आपने लिख लिया। तो अब चूंकि आपको देखिए इस पूरे चैप्टर में ही करना था कांग्रेस की चुनौती और कैसे पुनर्स्थापना हुई ये चीज, तो ये चीजें बार बार आपको करनी पड़ेंगी। और सिंडिकेट ने पार्टी में क्या भूमिका निभाई थी? अब देखिए, सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर एक प्रभावशाली वरिष्ठ नेताओं का समूह था। ये आपको मेन बात ध्यान रखनी है, यानी इफेक्टिव सीनियर मोस्ट लीडर का ग्रुप था। इसमें शामिल जो नेता थे के कामराज, एस के पाटिल, मोरारजी देसाई। देखिए मोरारजी देसाई इसी में थे, बाद में यही निकल के चले गए थे। 1977 में जनता पार्टी के क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए और प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी सरकार में उप प्रधानमंत्री भी रहे। एस निजलिंगप्पा, एन संजीवा रेड्डी। एन संजीवा रेड्डी वो थे जिसको कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि राष्ट्रपति बनाए, जिसको इंदिरा जी ने बनने नहीं दिया। अतुल्य घोष। कांग्रेस पार्टी में इनकी भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं में देखा जा सकता है। एक, सिंडिकेट को किंग मेकर कहा जाता था। मैंने पहले भी चर्चा आपसे की थी कि जब लाल बहादुर शास्त्री पहले प्रधानमंत्री जब बने थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी के बाद, उसमें भी फिर इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री, तो भी ये सिंडिकेट ने किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। नेहरू के बाद शास्त्री जी को और उसके बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इनकी प्रमुख भूमिका रही। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी की पहले प्रधानमंत्री काल में मंत्रिपरिषद के गठन और नीतियों निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। अब देखिए समस्या यहीं से आ गई। जो ये सिंडिकेट थी वो चाहती थी कि ठीक है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बने, इसीलिए कई बार इंदिरा गांधी के विरोध में ये कहा जाता था कि वो गुड़िया है ना, वो गुड़िया हैं। और कई कवियों ने इस पर लिखा कि वो गुड़िया हैं, जैसा सिंडिकेट कहती है, कांग्रेस के नेता कहती हैं, वैसा वो करती हैं। कठपुतली कहा गया कि जिस तरह सिंडिकेट के नेता चाहेंगे वो चलाएंगे। क्यों? क्योंकि मंत्री किसको बनाना है, नीति कैसी बनेगी, सब यही तय करते थे। तो इसके विरोध में फिर इंदिरा गांधी आने लगी और वहीं से टकराव शुरू हो गया। ठीक है, तो सिंडिकेट के नेताओं की एक तो ये भूमिका रही। इसके बाद देखते हैं, तो ये आपने लघु उत्तरी में देखा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट गई? यही टकराव जो अभी आपने इसमें देखा कि इसमें जो पूरा नीति निर्माण था, इनमें सब में प्रमुख भूमिका निभाती थी। और एक मुख्य रूप से जो राष्ट्रपति का चुनाव आया उसमें भी उन्होंने इंपॉर्टेंट भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन वहां पे टूट पड़ गया। 1969 में कांग्रेस का दो भागों में विघटन हो गया। कांग्रेस ओ, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के पुराने लोगों ने किया था, कांग्रेस आर, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के युवा लोगों ने किया था। और इस विघटन के क्या कारण थे? तो 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को असहमति के बावजूद सिंडिकेट ने लोकसभा अध्यक्ष एन संजीवा रेड्डी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया। उस समय जो एन संजीवा रेड्डी थे, नीलम संजीवा रेड्डी, वो लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। और इनको राष्ट्रपति बनाने का प्रयास किसने किया? जो कांग्रेस के सिंडिकेट नेता थे। इंदिरा गांधी ये चाहती नहीं थी, वो चाहती थी कौन बने? बीवी गिरी जी बने। ठीक, अब ये टकराव शुरू हुआ। इंदिरा गांधी ने उपराष्ट्रपति बीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरने के लिए प्रेरित किया। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को इंदिरा समर्थित उम्मीदवार ने हरा दिया। ठीक, यानी जो इंदिरा गांधी ने जिसको सपोर्ट किया था उसने क्या किया? सिंडिकेट वाले उम्मीदवार को हरा दिया और यही सबसे बड़ा टकराव का कारण बन गया। इंदिरा गांधी, अच्छा एक तो पहला कारण टकराव का ये बन गया। अब दूसरा, इंदिरा गांधी ने जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जो प्रीवी पर समाप्त किया था, इन मुद्दों पर भी कांग्रेस के सिंडिकेट नेता उनके साथ नहीं थे। उनको लगता था नहीं, इंदिरा गांधी को ये नहीं करना चाहिए, ये इससे हमारा भारी विरोध हमको झेलना पड़ सकता है। इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और प्रीवी पर्स को समाप्त करने की घोषणा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और इंदिरा गांधी के बीच खुला मतभेद सामने आया। कामराज चाहते थे कि नहीं, निजलिंगप्पा चाहते थे कि नहीं, ऐसा ना हो, वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण आप कैसे कर सकते हैं, प्राइवेट लोग चला रहे हैं। आप जो हमने कमिटमेंट किया था अमीर लोगों से, राजशाही परिवार से, वो तोड़ के आप प्रीवी पर्स कैसे समाप्त कर सकते हैं? तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जहां पर साफ साफ मतभेद दिखाई दे रहा था और कांग्रेस बट रही थी। कांग्रेस अध्यक्ष नीलम संजीवा रेड्डी की हार के बाद कांग्रेस की नीति निर्माण समिति से प्रधानमंत्री के समर्थकों को हटा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या किया? जब नीलम संजीवा रेड्डी की हार हो गई तो जो लोग कांग्रेस में इंपॉर्टेंट जगहों पर थे, इंदिरा गांधी के समर्थक, उन सबको हटा दिया। इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल से कांग्रेस अध्यक्ष के समर्थकों को निकाल दिया। अब देखिए टकराव शुरू। जो कांग्रेस के अध्यक्ष के सपोर्टर इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में थे, इंदिरा गांधी ने मंत्री पर चढ़े, क्योंकि मंत्री बनाने का अधिकार प्राइम मिनिस्टर को है, इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल से उनको हटा दिया। और जो कांग्रेस संगठन में इंदिरा गांधी के समर्थक थे उनको कांग्रेस के अध्यक्ष ने हटा दिया।
कांग्रेस अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। लीजिए सबसे महत्वपूर्ण बात, अब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इंदिरा गांधी हमारी पार्टी के लिए खराब है, इनको निकाल दिया। इनके साथ साथ फखरुद्दीन अली अहमद को निकाला, बाबू जगजीवन राम को निकाला, कई लोगों को निकाला। यही फखरुद्दीन अली अहमद बाद में जाकर कौन बने, राष्ट्रपति बनाए इंदिरा गांधी ने उनको। इस पर इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी नेतृत्व वाली कांग्रेस ही असल कांग्रेस है और कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर का विभाजन हो गया। तो जब पार्टी से इंदिरा गांधी को निकाल दिया गया तो इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं जिस कांग्रेस को लेकर चल रही हूं वही ओरिजिनल कांग्रेस है, ये लोग डुप्लीकेट कांग्रेस हैं। और इसलिए फिर क्या हुआ, इसका नतीजा ये हो गया कि इंदिरा गांधी को डिवाइड होकर इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को कांग्रेस ओ कहा गया और कांग्रेस आर। बाद में कांग्रेस आर जो है वो जनसंघ में अलग अलग जगहों में जाके या बाद में जनता पार्टी में सब मिल गए, तो कांग्रेस एक ही रह गई, वो इंदिरा गांधी वाली रह गई। ठीक है, ये कुछ कारण थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे दीर्घोत्तरी में आप देख रहे हैं, जो कांग्रेस के विभाजन का कारण बने और जो बहुत महत्वपूर्ण भाग रखते हैं इस पूरे चैप्टर के लिए। ये चुनौती वाला काल चल रहा था। पुनर्स्थापना कब हुई, जब 71 में फिर चुनाव वो जीत गई। नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस में क्या अंतर था? नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस में जो अंतर था ये कि पुरानी कांग्रेस अपने सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रमों को लोकप्रियता पर आधारित थी, उसके असूलों पर आधारित थी, परंतु नई कांग्रेस केवल अपने नेता की लोकप्रियता पर आधारित थी। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो सिंडिकेट वाला मामला था, जो पुराने कांग्रेस वाली स्थिति थी या जो नेहरू के जमाने की थी, उसमें था कि भाई हमारी एक नीति है, पॉलिसी है, नियम है, इस पर हम चलेंगे। नई कांग्रेस जो आई उसमें केवल जो उनके नेता की लोकप्रियता, इंदिरा गांधी का जो अपना मानना था, उनकी अपनी जो क्रेडिबिलिटी थी, केवल उनके हिसाब से पार्टी चल रही थी। पुरानी कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा मजबूत था, जो ऑर्गेनाइजेशन था गांव गांव में, मोहल्लों में, पुरानी कांग्रेस का था। नई कांग्रेस इंदिरा गांधी अभी लेकर आई थी और इसका उस तरह का ढांचा नहीं था। नई कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा कमजोर था और वो नियमों पर आधारित ना होकर दल के नेता की इच्छा पर आधारित थी। इसमें सही बात है कि भाई जो होता ना, खाता ना वही, जो मैं कहें वही सही, वही इंदिरा गांधी के साथ हुआ और आज भी कई पार्टियों में देखने के लिए मिलता है। तो जो इंदिरा गांधी, और इसके बाद ये ट्रेंड ही चलने लगा, बहुत सारी पार्टियां बन के उभरी जो एक नेता के इच्छा शक्ति पर चलने लगी। आप एग्जाम्पल कई ऐसे दलों का ले सकते हैं, है ना। तो इसलिए जनता पार्टी का जब विभाजन हुआ और उसके बाद कई क्षेत्रीय दल उभरे, तो आज भी देखिए वो दल है, उसमें आप एक नेता के हिसाब से उस दल को पहचान सकते हैं, एक नेता की इच्छा पर चलने वाले वो दल है। ठीक है ना। तो इस तरह की महत्वपूर्ण चीजें देखने के लिए मिलती है। ये नई पुरानी कांग्रेस में अंतर दिखाई पड़ता है। पुरानी कांग्रेस में कई गुट थे और वह इन सभी गुटों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी। इसमें विभिन्न गुटों को दबाया नहीं जाता था, बल्कि प्रत्येक गुट के विचार और दृष्टिकोण को महत्व दिया जाता था। हमने पढ़ा भी था नेहरू काल में, यहां तक कि जो विपक्षी दल थे उनके लोगों को मंत्री बनाने का न्योता दिया गया था। ठीक है, और उसे अपनाने का प्रयास किया गया। परंतु जो नई कांग्रेस थी, इसमें आंतरिक गुटों के लिए कोई स्थान नहीं था, इसमें विभिन्न गुट नहीं थे। जो दल के नेता के विचारों से सहमत नहीं था उसे पार्टी में नहीं रहने दिया जाता था। नई कांग्रेस विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। बहुत क्लियर कट स्टैंड था कि इंदिरा जो कहेंगी, यहां तक नारा आ गया कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। सोचिए, तो इस तरह एक दल के ही प्रभुत्व में एक दल के जो नेता थे, उस नेता के प्रभुत्व के हिसाब से पार्टी चलने लगी, बाकी विचारधाराओं को महत्व नहीं दिया गया। पुरानी कांग्रेस ने एक कांग्रेस प्रणाली का विकास किया जिसकी विशेषता यह थी कि उसके अंदर हर तनाव, हर संघर्ष तथा विपरीत विचारधारा को पचा लेने की क्षमता थी। पुराना जो कांग्रेस था वह सर्वसहमति में विश्वास रखती थी, परंतु नई कांग्रेस में यह विशेषता नहीं थी। अच्छा, खास करके ये प्रणालियां नेहरू के जमाने तक चली। बाद में सिंडिकेट में भी कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ दल या कुछ गुट विशेष की इच्छा की बात हो रही है, लेकिन नई कांग्रेस में, इंदिरा गांधी में क्या हुआ, इसमें विरोध और आलोचना करने वालों को दबाया जाता था, पार्टी से निकाल भी दिया जाता था। तो यह महत्वपूर्ण बात नई कांग्रेस में दिखाई दे रही थी। पुरानी कांग्रेस को जनता का आधार प्राप्त था, समाज के सभी वर्ग, सभी हितों तथा सभी गुटों का समर्थन था, परंतु नई कांग्रेस समाज के कुछ वर्ग जैसे गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाओं का समर्थन पर निर्भर थी। तो जो नई कांग्रेस थी, इसको कुछ ही दलों का, जैसे गरीबों का, क्योंकि अपर कास्ट को तो उन्होंने प्रिवी पर्स और राष्ट्रीयकरण वाले मामले से अलग कर रखा था, तो राजशाही थे। जो अल्पसंख्यक थे, जो अब इंदिरा खुद एक महिला थी, तो महिलाओं का भी समर्थन था। इसे समस्त समाज का समर्थन प्राप्त नहीं कहा जा सकता था, इसीलिए कांग्रेस की सीटें पहले से कम भी होती जा रही थी। कई ऐसे सेक्शन थे जो धीरे धीरे कांग्रेस से कट रहे थे, या जो कांग्रेस के पुरानी विचारधारा या लोकतांत्रिक विचारधारा को मानकर पार्टी को सपोर्ट करने वाले थे, वो अलग होते जा रहे थे धीरे धीरे। ठीक है, अब देखिए दीर्घोत्तरी में भी प्रिवी पर्स के चीज को पूछा जा सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो प्रिवी पर्स क्या है और इसे किसने समाप्त किया? स्वतंत्रता के पश्चात रियासतों का विलीनीकरण किया गया, तब सरकार ने रियासतों को निश्चित मात्रा में धन संपदा रखने का अधिकार दिया तथा सरकार की तरफ से विशेष भत्ते दिए जाते थे, तो उसे प्रिवी पर्स कहा गया। यानी ऐसा भी देखा गया कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जब देश की आजादी मिली तो पूरा देश कई रियासतों में डिवाइडेड था। जब कई रियासतों में डिवाइडेड था तो यह हुआ कि ठीक है, आप भारत के साथ मिल जाइए
और मिलने के लिए उनको कुछ बहुत सारे कई लोगों को थोड़ा डरा धमका के भी, कई लोगों को प्रेम से, कई लोगों को जूनागढ़ के इलाके में जन्म सरंगा, इस तरह की चीजें कर भी मिलाया गया। उसमें रियासतों को ये कहा गया कि भाई आप एक राजा है तो निश्चित मात्रा में धन रख लीजिएगा और हम आपको कुछ भत्ता भी देते रहेंगे, मिल जाइए। प्रिवी पर्स को लेकर भारतीय नेताओं ने समय समय पर असंतोष व्यक्त किया। कई नेताओं ने कहा था कि हम इतना बड़ा बोझ क्यों लेके चलते हैं। 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने इसे समाप्त करना चाहा। 1970 में लोकसभा में इसकी सम्मति हो गई, लेकिन राज्यसभा में यह पास नहीं हो पाया, है ना। तो लोकसभा ने कह दिया कि ठीक है, एक ऐसा कानून लाएंगे कि प्रिवी पर्स हटा देंगे, लेकिन राज्यसभा में अटक गया। सरकार ने अध्यादेश होता है ऑर्डिनेंस, ठीक है। अनुच्छेद भारत संविधान के आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 में यह भारत सरकार का एक पास ये अधिकार होता है कि अगर संसद में कोई बिल नहीं पास हो पा रहा तो अध्यादेश ला सकती है, वो कानून के बराबर होता है। हालांकि हर 6 महीने के अंदर उसे संसद में पास कराना होता है। तो अध्यादेश लाकर इसको लागू कर दिया कि प्रिवी पर्स को हटा देंगे, लेकिन राज परिवारों ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, यहां पर उनकी जीत भी हो गई। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया, फिर 71 के चुनाव के बाद सामाजिक आर्थिक समानता के साथ जोड़ा और लोगों ने इसका समर्थन किया और 71 के चुनाव में जीत के बाद प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बोल दिया था कि नहीं, प्रिवी पर्स को आप ऐसे समाप्त नहीं कर सकते, ये कानून ठीक नहीं है, लेकिन 71 के चुनाव के बाद फिर इंदिरा गांधी ने इसे क्या किया, हटा दिया। ठीक है, महत्वपूर्ण है। हाँ, अब 71 में देखिए अभी तक चुनौती वाली स्थिति चल रही थी, अब पुनर्स्थापना से संबंधित कुछ प्रश्न है कि 71 में इंदिरा गांधी की सफलता के कारण लिखिए या पुनर्स्थापन कैसे हो पाया। तो 1971 के 5वें लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी एवं कांग्रेस जीत के निम्नलिखित कारण थे। पहला, श्रीमती इंदिरा गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व। तो शुरू में जो इंदिरा गांधी की परसेप्शन बना हुआ था कि ये गुड़िया हैं, कठपुतली हैं, उन्होंने एक फर्म डिसीजन से कि जैसे उन्होंने कांग्रेस को एक अलग अपने नेतृत्व में कांग्रेस लेकर चली, इसके अलावा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इसके अलावा प्रिवी पर्स को हटाया, इससे इनका एक करिज्मेटिक व्यक्तित्व देखने के लिए मिला। इनके द्वारा समाजवादी नीतियां अपनाई गई और गरीबी हटाओ का नारा, ये 2-3 ऐसे कारण थे। समाजवादी नेतृत्व यानी सबके लिए बराबर संसाधन उपयोग कराना, गरीबों का विशेष ध्यान रखना, ये सारी जो इनकी नीतियां थे, ये सारी जो इनके कार्यक्रम या एजेंडा था, इस एजेंडा ने इंदिरा गांधी को क्या किया, जीत दिलाने में मदद हासिल की। कांग्रेस दल पर श्री गांधी की पकड़, अभी नई कांग्रेस की हम बात कर रहे थे, तो पूरे दल में इनकी पकड़ स्ट्रांग थी। ये नहीं कि लोग अपने अपने हिसाब से चल रहे थे, जो इनकी मत था, जो इनके लिए सुटेबल था, जो वो चाहती थी, वही पूरा दल करता था। तो पूरे दल पर इनकी एक पकड़ थी। इसके अलावा इनके पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण, यानी गैर कांग्रेसी वोट एक तरफ जा रहे थे, बाकी सारे कांग्रेस की तरफ तो एक तरफ आ रहे थे। कमजोर विपक्षी दल, इसकी बात तो हो ही दे रही थी, ऐसा कोई विपक्षी दल नहीं था या बड़ा नेता था जो इनके सामने खड़ा हो पाता। भाई सिंडिकेट वाले अलग हुए, वो भी जाकर किसी दल में मिल गए, जनसंघ इतना बढ़िया कर नहीं पा रही थी, जनता पार्टी अभी बनी नहीं थी, तो विपक्षी दल भी मजबूत नहीं था। प्रिवी पर्स की समाप्ति, इससे क्या हुआ, गरीबों में एक बहुत बड़ा संदेश गया कि भाई ये गरीबों के लिए हैं, ये राजशाही परिवारों की बात नहीं कर रही हैं, ये राजशाही परिवारों को मिलने वाली जो सुविधाएं उसको कम कर रही हैं। तो 1971 के चुनाव में कांग्रेस की जीत को कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना की संज्ञा दी गई। अभी मैंने कहा हम इस पूरे चैप्टर को चुनौती और पुनर्स्थापना के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्शन हुए 1971 के चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना की बात की जाती है कि ठीक है, कांग्रेस टूटी फिर स्थापित हुई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि 1967 के आम चुनाव से पहले भारत में गंभीर आर्थिक संकट के कारण का विश्लेषण कीजिए। अब देखिए, मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं कि भाई देखो, एक तो हमने 1947 में हमें क्या मिली थी, 1947 में हमको आजादी मिली, ठीक। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। इसके अलावा यानी 1952 में क्या हुआ, आम चुनाव। अच्छा, इसके अलावा हम 1951 में हम क्या लेके आए, पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक। उसके बाद 1956 में दूसरी लेकर आए, जिसको महानवोबिस प्लान कहा गया, ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि 3 योजनाएं चलाने के बाद 1966 से 1969 तक हम पंचवर्षीय योजना नहीं चला पाए और इसको हमने नाम दिया प्लान हॉलीडे, प्लान हॉलीडे, ठीक है, यानी नियोजन अवकाश जिसको कहते हैं। हम प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे यहां वित्तीय संकट की स्थिति, आर्थिक संकट चल रहा था, वित्तीय संकट। अच्छा, इसी बात 1967 में इलेक्शन हुआ। क्वेश्चन यही है कि 1967 के इलेक्शन से पहले क्यों ऐसी स्थिति आ रही थी कि आर्थिक परेशानी थी। अब देखिए, इसी बीच में होता क्या है, हम पंचवर्षीय योजनाएं चला रहे थे तो उसको पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए पैसा भी चाहिए। लेकिन हुआ यह कि 1962 में एक तो भारत चीन युद्ध हुआ। क्या हुआ, भारत चीन
युद्ध। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध। अब देखिए 1947 में जब आजादी मिली थी हमको, यानी 1947 में जब ये आजादी मिली थी, उसके बाद ही हमारी अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी। हमको उन्होंने क्या दिया था, अंग्रेजों ने एक बहुत ही लचीली, बहुत ही खराब स्थिति की अर्थव्यवस्था दी थी। फूड प्रोडक्शन हमारा नहीं था, इंडस्ट्रीज बिल्कुल खराब थी, हम नई योजनाएं बना रहे थे, तब तक ये दो युद्ध आ गए और खाद्यान्न संकट था, प्रोडक्शन उतना बढ़ नहीं रहा था। तो स्थिति कैसी थी, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। ठीक है, सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए हमको ये प्लान हॉलिडे नियोजन में भी अवकाश करना पड़ा। 66 से 69 एक साल की योजनाएं बनानी पड़ी, हम पंचवर्षीय योजना भी नहीं बना पा रहे थे, स्थिति इतनी खराब हो गई थी। तो भारत के राजनीतिक, आर्थिक और चुनावी इतिहास में 1967 का वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा हम जानते हैं 52 से 62 तक चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, लेकिन नियोजित विकास यानी जिसको कहते हैं प्लान्ड डेवलपमेंट, प्लान्ड डेवलपमेंट, और हम प्लान्ड डेवलपमेंट के नाम पे हमारे यहां योजना आयोग थी 1950 से, और 1951 से हम प्रथम पंचवर्षीय योजना ले आए थे। नियोजित विकास के प्रारंभिक प्रयत्नों के बावजूद देश आर्थिक विकास तथा सभी नागरिकों के भलाई के लक्ष्य में आंशिक कामयाबी मिल रही थी। अब देखिए प्रारंभिक प्रयत्न हम क्या कर रहे थे, नियोजित विकास का प्रारंभिक प्रयत्न यानी पंचवर्षीय योजनाएं हम लागू कर रहे थे, लेकिन अभी पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल पाई थी। एक दो योजनाओं का लक्ष्य भी हमने 5 वर्षीय योजनाओं का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया। पहली योजना का लक्ष्य कृषि रखा था, दूसरे का एग्रीकल्चर रखा था, तीसरे में तीनों को मिलाया, लेकिन अभी पूरा हमको कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। सरकार द्वारा जनता की शिक्षा चिकित्सा की मद पर कुछ खास धनराशि खर्च नहीं की जा पाई। अब ये सब चल ही रहा था, ठीक है। इसके अलावा 1960 के दशक में कृषि की दशा लगातार बिगड़ती चली गई। 65 से 67 के बीच देश के अनेक भागों में सूखा पड़ा। एक ये स्थिति महत्वपूर्ण थी भाई, 65 में एक तो युद्ध चल रहा है, उसमें सूखा भी पड़ गया कई देशों में, कई राज्यों में। इस दौरान 1965 में युद्ध का सामना करना पड़ा। इसके कारण विदेशी मुद्रा के संकट का दौर शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप देश के अनेक भागों में अकाल की स्थिति हो गई। भाई हम पहले से ही अनाज अमेरिका जैसे देशों से गेहूं मंगा रहे थे, विदेशी मुद्रा बची नहीं रहा था कि ले आए, तो आर्थिक स्थिति खराब हो गई। खाद्यान्न के अभाव में कुपोषण का जाल फैल गया। एक अनुमान के अनुसार बिहार के अनेक भागों में उस समय प्रति व्यक्ति दिन आहार 2200 कैलोरी से कम होकर 1200 कैलोरी हो गया। भारत सरकार ने ही बताया था कि 2100 कैलोरी कम से कम 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी, यह भारत सरकार का तय हुआ पैमाना था। ठीक है, यानी जो शहर के लोग हैं उनको कम से दिन में 2100 कैलोरी मिलना चाहिए, और जो गांव के लोग जो ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, गांव के लोगों को कम से कम 2400 कैलोरी मिलना चाहिए। लेकिन ये कितना मिलने लगा, 1200 कैलोरी के आसपास खाना मिल रहा था। एक आम आदमी को प्रतिदिन 2450 कैलोरी अगर एवरेज निकाले तो मिलनी चाहिए। बिहार में 1967 में मृत्यु दर पिछले वर्ष की तुलना में 34% बढ़ गया। तो फिर भारत सरकार ने इलाका बंदी या जोनिंग करके कुछ प्रयास करने का किया, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब हो गई। हाँ, 1966 के आसपास ही फिर हम हरित क्रांति की तरफ गए। यानी हरित क्रांति से हमारा यह प्रयास था कि जो हमारा जो उत्पादन है कृषि का उसको बढ़ाया जाए, और इसमें हमने कामयाबी हासिल की, लेकिन देश के हर भागों में इसको फैला नहीं सके। तो एक तो ये युद्ध, अकाल, सूखा, कुपोषण, ये सारी ऐसी चीजें थी जो आर्थिक परिस्थिति को हमारे खराब कर रही थी, नियोजित विकास नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अब देखिए 60 के दशक में देश अत्यधिक आर्थिक संकट से गुजरा। मानसून की नाकामी, सूखा, खेती के उत्पादन में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी। भाई विदेशी मुद्रा का भंडार क्यों चाहिए, ताकि बाहर से इंपोर्ट कर सकें, वो भी कम हो गया। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में कमी ही, और सैन्य खर्च लगातार बढ़ रहे थे। एक तो हमारे यहाँ खाने की चीज नहीं थी, और सेना पर होने वाला खर्च बढ़ रहा था। सरकार ने इस गंभीर आर्थिक संकट का सामना करने के लिए रुपए का अवमूल्यन कर दिया, है ना, रुपए का डिवैल्यूएशन कर दिया। और ऐसा माना गया कि रुपए का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया। पहले एक समय अमेरिकी भाड़ा केवल 5 रुपए था, अब बढ़कर 7 रुपए हो गया, है ना। यानी इसका क्या कर दिया हमने, डिवैल्यूएशन। देखिए 2 चीजें होती हैं, अवमूल्यन और पूर्व मूल्यांकन। क्या होता है कि जब हम अपने पैसे की वैल्यू गिरा देते हैं तो उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं। मतलब $1 में 5 रुपया मिलेगा, हम कहें नहीं ठीक है, हम $1 में आपको 7 रुपया दे देंगे, ज्यादा रुपया दे देंगे, यह अवमूल्यन हो गया। अब उससे क्या होगा, बाहर के लोग हमारी चीजों को कम डॉलर देके ज्यादा खरीदेंगे। भाई बाहर से पहले अमेरिका $1 आता था तो भारत 5 रुपए की चीज देता था, अब उसको 7 रुपए की चीज देनी पड़ेगी, मजबूरी थी। तो ये अवमूल्यन भारत ने कर दिया। ये भी आर्थिक संकट में हमको देखने को मिला। बाद में अवमूल्यन होता ही चला गया, बाद में तो हमने केवल फ्री मार्केट के हिसाब से बना दिया था। तो आर्थिक संकट की गंभीर स्थिति के कारण चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही थी, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही थी, खाद्यान्न की कमी यानी अनाज की कमी हो गई, बढ़ती हुई बेरोजगारी
और देश की दैनिक आर्थिक स्थिति ने जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया। तो ये आर्थिक कंडीशन यानी जो 1960 का पूरा दशक था, इसमें सूखा, सैन्य होने वाला खर्चा, युद्ध, इसके अलावा खाद्यान्न की कमी, ये सारी ऐसी स्थितियां थी जिसने क्या कर दिया, हमारे यहां आर्थिक संकट को और गहरा बना दिया। और उस बीच में राजनीतिक अस्थिरता भी देखने के लिए मिल रही थी। सरकार जनता की बदहाली को कानून और व्यवस्था की समस्या मानती रही। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसीलिए 71 की लड़ाई में, फिर 71 के जो आप कह सकते हैं जो इलेक्शन हुआ, उसमें गरीबी इतनी ज्यादा थी कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौथा लोकसभा चुनाव 1967 से भारतीय राजनीति में नई प्रवृत्ति का उदय हुआ, स्पष्ट कीजिए। कई बार हमने चर्चा किया कि जब 1967 का इलेक्शन हुआ तो पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस को हराया भी जा सकता है, कांग्रेस के खिलाफ भी हवा बनाई जा सकती है। 1967 में चुनाव हुआ, यह चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इस चुनाव में नेहरू जैसा सर्वमान्य चमत्कारी व्यक्तित्व का राष्ट्रीय नेता नहीं था। पहली बार इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा था। ठीक है, इसमें इंदिरा गांधी ने अपनी क्षमता प्रदर्शित की, कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही, लेकिन राज्यों में उसकी स्थिति इतना ठीक नहीं हो पाई। पहले की तुलना में कांग्रेस कमजोर हो गई, इसमें कोई शक नहीं था। 1967 के चुनाव के बाद जो परिवर्तन हुए उसको निम्नलिखित बिंदुओं समझा जा सकता है। तो अगर आप चेंज देखना चाहें कि क्या क्या चेंजेस हुए, तो एक तो गैर कांग्रेसवाद आ गया, यानी पहली बार ऐसा दिखाई दिया कि कांग्रेस के अलावा भी कोई मंच बन सकता है, क्योंकि उस चुनाव के बाद फिर विभाजन भी हुआ था, अलायंस भी बना था। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने सबसे पहले गैर कांग्रेसवाद की बात की थी। इनका विपक्षी दलों का मत विभाजित हो जाता था, अतः वे सभी दल जिनकी विचारधाराएं एक समान थी, राज्यों में सीटों के मामले में एक मंच पर आ गए और इन्हें गैर कांग्रेसवाद कहा गया। राम मनोहर लोहिया ने सबसे पहले कहा भाई गैर कांग्रेसवाद करिए, जो लोग एक साथ, क्योंकि कांग्रेस के अलावा बाकी जो सीट वोट हैं वो डिवाइड हो जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बाकी जितने लोग कांग्रेस के खिलाफ हैं वो एक साथ आ जाएं और एक साथ वोट पड़ने चाहिए। क्षेत्रीय दलों का उदय, जो विभिन्न तरह के जो रीजनल पार्टी थी वो उभर के आगे आई। राज्यों में छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों ने दल का गठन किया जिन्होंने कांग्रेस के प्रभाव को कम कर दिया। इसमें डीएमके जो तमिलनाडु में थी, ये तो पहली बार आई, तो इस समय 25 सीटें उन्होंने जीत ली। अकाली दल जो पंजाब में थी, भारतीय क्रांति दल, यानी अलग अलग स्टेट्स में भी छोटे छोटे दल उभर कर आए और ये गैर कांग्रेसवाद को बढ़ावा दे रहे थे 1967 के इलेक्शन के बाद। दल बदल की प्रवृत्ति का उदय, तो एक दल से दूसरे दल में जाना, और इसी को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण जो है नियम बनाया गया 1985 में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक कानून बनाया, दल बदल कानून। ठीक है ना, यानी जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाने लगा। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक, ये 52वां संविधान संशोधन था, 52nd संविधान संशोधन। और किया क्या गया, ये बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है ना, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची संविधान में क्या की गई, जोड़ी गई। देखिए, जब संविधान बना तो केवल 8 अनुसूचियां थी, फिर कुछ दिनों बाद ही उसमें एक और अनुसूची 9वीं डाली गई कि कोई कानून अगर बना के 9वीं में डाल दिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकती। फिर एक 52वें संविधान संशोधन के बाद 1985 में 10वीं अनुसूची बनाई गई और इसमें प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी नेता चुनाव जीतने के बाद दूसरे दल में जाएगा तो उसकी सदस्यता विधानसभा या लोकसभा से भंग कर दी जाएगी। तो यह दल बदल का बहुत तेजी से 67 के बाद दिखाई दे रहा था और इसने फिर राजनीतिक अस्थिरता बनाई और पार्टी को तोड़ने जोड़ने और गठबंधन की सरकार की नींव 1967 के इलेक्शन के बाद महत्वपूर्ण रूप से देखने के लिए मिली, जो एक महत्वपूर्ण चेंज दिखाई देता है। ठीक है, आइए अब, अच्छा, 1968 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस के अन्य नेताओं ने दल बदल करके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कई राज्यों में सरकार बनाई। एक दल से दूसरे दल में चले जाना और सरकार गिराकर नई सरकार बना देना, ये कई राज्यों में दिखाई दे रहा था और गंभीर संकट पैदा कर रहा था। अच्छा, और कुछ कारण देखिए, तो भारतीय राजनीति में आया राम गया राम, वही दल बदल वाली स्थिति है। यानी आया राम गया राम ने सांसदों द्वारा अपनी पार्टी को बार बार बदलने वाली स्थिति थी। उस समय कोई ये एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था 1985 वाला। ये बहुत गहरा संकट बनता जा रहा था, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जा रही थी। भाई, किसी भी सिंबल पर कोई चुनाव जीत कर आए, कोई कंफर्म ही नहीं रहता था कि किस पार्टी में रहेगा, किस पार्टी में नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये 67 के बाद ही ये ट्रेंड देखने के लिए मिला और 1985 में फिर राजीव गांधी ने इस तरह का नियम बनाया था। तो आया राम गया राम, ये भी 67 के इलेक्शन के बाद आया। गठबंधन का उदय, जाहिर सी बात है, जब एक दल के नेता कोई इधर रहेंगे, कोई छोटे क्षेत्रीय दल के नेता आ जाएंगे, कहीं इस पार्टी से उस पार्टी में आ जाएंगे, तो कोलिशन बनेगा, जिसको जहां फायदा मिलेगा गठबंधन बना लेंगे। तो ये राजनीति का उदय भी 67 के इलेक्शन के बाद ही देखने के लिए मिलता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें 1967 के चुनाव में कांग्रेस की हार के कारण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? अपने उत्तर की पुष्टि में तर्क दीजिए। अब देखिए, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इसमें पूछा गया कि भाई कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो हार के कारण बने, या क्या आप उसको सही मानते हैं? तो कांग्रेस के पार्टी में करिश्माई नेताओं का अभाव देखते हैं,
कांग्रेस पार्टी के भीतर टूट। अब देखो 67 के इलेक्शन तक अभी मामला शुरू ही हुआ था। क्षेत्रीय जातीय और सांप्रदायिक समूहों की लामबंदी को बढ़ावा, गैर कांग्रेसी दलों के बीच एकजुटता, कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद, ये कुछ पॉइंट्स हैं। आइए एक एक पॉइंट्स को देखते हैं। तो पहला पॉइंट है क यानी कि करिश्माई नेताओं की बात। तो यह कांग्रेस की हार का कारण नहीं था, क्योंकि कांग्रेस में करिश्माई नेताओं की कमी नहीं थी। बात सही है, ठीक है, नेहरू जी नहीं थे, ये बात ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी, इसके अलावा जो सिंडिकेट के बड़े बड़े नेता थे, के कामराज, एस के पाटिल, निजलिंगप्पा, ठीक है ना, घोष, ये सारे, अतुल्य घोष, तो ऐसे अभी नेता थे जो अपने, बाबू जगजीवन राम, जो अपने दम पर इलेक्शंस निकाल सकते थे। तो ऐसा ये प्रमुख कारण नहीं मानेंगे, थोड़ा उसे डेंटिंग जरूर थी। सेकंड जो था कि कांग्रेस पार्टी के में भीतर टूट। तो अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट 1967 चुनाव में कांग्रेस के हार का मुख्य कारण समझा जा सकता है, क्योंकि वहां पर सिंडिकेट और इंदिरा दो अलग अलग स्थिति बन गई थी, और इसको मान सकते हैं कि यह चुनाव में हार का कारण थी। तीसरा पॉइंट, क्षेत्रीय जातीय और सांप्रदायिक समूहों की लामबंदी बढ़ने के कारण प्रांतीय स्तर पर कांग्रेस का प्रभाव कम हुआ। ये ठीक बात है, क्योंकि जो आपने देखा कि 67 के बाद जो स्टेट लेवल पर था, वहां कांग्रेस कमजोर हो रही थी, और उसका कारण यह था कि हर क्षेत्र में अलग अलग जगह कांग्रेस एक लामबंद हो रही थी। कहीं कोई धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी एक तरफ जा रही थी, कहीं क्षेत्र के आधार पर जा रही थी। तो ये हार का थोड़ा कारण, थर्ड पॉइंट तो बना था। ठीक है, गैर कांग्रेसी दलों के बीच एकजुटता होना कांग्रेस की हार का मुख्य कारण था। इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और गठबंधन करके प्रांतीय स्तर पर सरकारों का गठन किया। स्टेट लेवल पर यह बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि गठबंधन का स्वरूप 1967 शुरू हो गया था। जितने विपक्षी दल थे वो एक साथ होकर उन्होंने स्टेट्स में चुनाव लड़ना कार्य शुरू किया, और इसलिए स्टेट लेवल पर कांग्रेस को चुनौती मिलनी शुरू हो गई थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद भी कांग्रेस की हार का मुख्य कारण था, क्योंकि कांग्रेस के पार्टी का भीतर नेतृत्व को लेकर मतभेद बने हुए थे। कौन कांग्रेस को लीड करेगा, पार्टी में कौन आगे रहेगा, ये मतभेद भी कांग्रेस का हार का कारण थे। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नारे से किन नेताओं का संबंध है? तो जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री हम पहले ही देख चुके हैं। इंदिरा हटाओ, ये सिंडिकेट के जो नेता थे और जो विरोधी दल के लोग थे एक साथ आ गए थे। गरीबी हटाओ, ये इंदिरा गांधी ने, ये दोनों नारे 1971 के आम चुनाव के दौरान, यानी 5वें आम चुनाव के दौरान दिखाई पड़ रहे थे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर के, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को अपने अंदरूनी मतभेदों का समाधान किस किस तरह करना चाहिए? यहां कुछ समाधान दिए गए हैं, प्रत्येक पर विचार कीजिए। हम जब एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने इन चीजों पर बात की थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। एक, पार्टी के अध्यक्ष द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना, क्या यह समाधान हो सकता है? क्या पक्ष विपक्ष है? पार्टी के भीतर बहुमत की राय पर अमल करना, क्या इसे समाधान होगा? हर एक मामले पर गुप्त मतदान करना, पार्टी के वरिष्ठ अनुभव नेताओं को सलाह करना। तो ये 3-4 ऐसे समाधान दिए गए हैं कि अगर किसी पार्टी में मतभेद हो तो उसको शामिल किया जाए। क्या इससे कोई फायदा होगा? देखते हैं। अब देखिए, अगर पहले वाला यानी कि पार्टी के अध्यक्ष की बात मानने वाली क्या है, तो पार्टी में एकता और अनुशासन बना रहेगा। यानी अगर पार्टी के अध्यक्ष की बात मान के आदमी काम करता रहे तो ये तो ठीक है कि एकता और अनुशासन बना रहेगा। घाटा क्या है? पार्टी में एक छत्र राज हो जाएगा अध्यक्ष का, और वैचारिक स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। देखिए, दोनों बातें हैं। तो अगर पक्ष और विपक्ष दोनों की बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसा समाधान दिया जाए कि पार्टी के अध्यक्ष की बात सुनी जाए, तो उसका फायदा ये होगा कि पार्टी में एकता और डिसिप्लिन और यूनिटी बनी रहेगी। लेकिन पार्टी में एक अध्यक्ष का फिर राज हो जाएगा और दूसरे लोगों के लिए आइडियोलॉजिकल इंडिपेंडेंस नहीं बच पाएगा। अच्छा, दूसरा वाला क्या था? दूसरा पॉइंट ये था कि पार्टी के भीतर बहुमत की राय पर अमल करना, यानी जो सब लोग मिलकर कहे वही माने। तो इसका फायदा तो यह है कि किसी भी निर्णय को लेने में प्रत्येक व्यक्ति के मत का महत्व होगा, लेकिन पार्टी में गुटबाजी बढ़ेगी। भाई देखो, अगर माना जाएगा कि ये डिसीजन जो ज्यादा लोग कहेंगे उस हिसाब से लिया जाएगा, तो हर आदमी किसी न किसी मुद्दे को लेकर गुटबाजी करेगा कि मेरे तरफ ज्यादा लोग आ जाएं, मेरे तरफ ज्यादा लोग आ जाएं, जिसके तरफ ज्यादा लोग रहेंगे उसी की बात मानी जाएगी, तो गुटबाजी बनेगी, घाटा हो सकता है। थर्ड सुझाव क्या था? तीसरा सुझाव, तो तीसरा सुझाव था कि हर एक मामले पर गुप्त मतदान करना, यानी कोई किसी को देख ना पाए कि किसकी क्या राय थी, ताकि कोई विलोम न जाए। तो गुप्त मतदान से फायदा होगा कि इससे प्रत्येक कार्यकर्ता को बिना किसी प्रभाव में आए निष्पक्ष रूप से मत देने का अधिकार होगा। भाई हर कार्यकर्ता जिसको चाहेगा, जिसके लिए जो उसको जो अच्छा लगेगा वो बात बताएगा, तो जाके पर्ची डाल देगा चुपचाप। तो इससे फायदा तो होगा, किसी कार्यकर्ता पर दबाव नहीं रहेगा। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? प्रत्येक मामले में गुप्त मतदान कराने से क्रॉस वोटिंग का खतरा बना रहेगा। हो सकता है कि पार्टी कुछ चाहे और कार्यकर्ता चोरी से किसी चीज का वोट डाल दे, तो फिर उसमें क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, पार्टी के खिलाफ भी जाकर वोटिंग हो सकती है, क्योंकि कोई जानेगा ही नहीं कि क्या डिसीजन लिया गया। और आखिरी था कि अगर सुझाव लेनी बात, तो इससे पार्टी के युवा नेताओं को वरिष्ठ नेताओं का अनुभव मिलेगा। अगर वरिष्ठ नेताओं का सुझाव ले, घाटा क्या होगा? वरिष्ठ नेताओं की लगातार सलाह लेने से युवा नेताओं को कुछ नया कर दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। यानी इनोवेशन जो है, नए तरीके की चीजों को लाकर और इलेक्शन लड़ना, नई नीतियों को बनाना, ये इसकी कमी हो जाएगी अगर हर बात में बुजुर्गों का या
अनुभवशील नेताओं का सलाह लिया जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 4 जो है नुस्खे बताए गए थे, जिसका यूज करके आप बताइए कि पार्टी में कोई विरोध हो तो उसको ठीक कर सकते हैं, तो उसके क्या फायदे नुकसान देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट का शिकार हुई? तो 1969 में कांग्रेस 2 भागों में विघटन हो गया। कांग्रेस ओ, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के पुराने लोगों ने किया था, और कांग्रेस आर, जिसका नेतृत्व युवा लोगों ने किया था। ठीक है, और युवा लोग मतलब कि इंदिरा गांधी, जिसका जो इंदिरा गांधी के समर्थन में जो लोग थे बेसिकली। तो कांग्रेस के विघटन का प्रमुख कारण था कि 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी, और राष्ट्रपति के चुनाव में जो कांग्रेस ओ थी वो चाहती थी कि नीलम संजीवा रेड्डी बने, कांग्रेस आर चाहती थी कि वीवी गिरी बने, और ये उन्होंने फिर एक ये विघटन का और तनाव का कारण बना। इंदिरा गांधी ने उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में बनाया, और यहीं से तनाव शुरू हो गया, और वीवी गिरी जीत भी गए इंदिरा गांधी के समर्थन से। ठीक है, इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये टूट का कारण अभी हमने लघुत्तरी में भी देखा था, और इस 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स वाले के कारण भी तनाव हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष ने संजीवा रेड्डी के हार के बाद कांग्रेस की क्या किया, नीति निर्माण समिति से प्रधानमंत्री के समर्थकों को हटा दिया, और इंदिरा गांधी ने क्या किया कि अपने मंत्रिमंडल से हटा दिया। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हम रिपीट करके देख रहे हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की चुनौती और पुनर्स्थापना में ये जो कांग्रेस का विघटन के कारण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया गया, और इंदिरा गांधी ने फिर क्या किया कि पार्टी अलग बनाई और बोला कि कांग्रेस जो मेरे नेतृत्व में चल रही है वही प्रमुख कांग्रेस है, और यहीं से फिर कांग्रेस का 2 डिवीजन हो गया, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, यही इंपॉर्टेंट मतभेद और डिवीजन का कारण बना, जिसको आपको ध्यान रखना है। यानी कि एक तो प्रिवी पर्स और राष्ट्रीयकरण वाला मामला, राष्ट्रपति के चुनाव, नीलम संजीवा रेड्डी वीवी गिरी वाला मामला, फिर पार्टी से इंदिरा गांधी को निकाल दिया जाने वाला मामला, ये 2-3 ऐसे कंडीशंस थे जहां पर ये विभाजन हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न थे जो कांग्रेस की प्रणाली की चुनौती और उसकी पुनर्स्थापना से संबंधित थे। यानी कैसे कांग्रेस में जो एक छत्र राज चल रहा था, इस पर एक ऐसा दौर आया कि उस पर चुनौती मिली, और उस चुनौती के बाद फिर कैसे उसको पुनर्स्थापना और उसको रीऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया, ये चीजें हमने देखा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, magnetbrains.com इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है। आप इस वेबसाइट पर जाकर भी सीबीएसई या स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहां से फिर आपको क्या मिलेगा, राजनीति विज्ञान के दोनों बुक्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जिस भी बुक के जो चैप्टर आप पढ़ना चाहें उस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको वहां पे सीबीएसई के आधार पर या एनसीईआरटी के आधार पर पूरा सिलेबस मिलेगा, सारे स्टेट बोर्ड्स का सिलेबस और सारे चैप्टर्स मिलेंगे। एक एक करके क्रमानुसार आप सबका समरी देख सकते हैं, 1 शॉट रिवीजन देख सकते हैं, एमसीक्यूज देख सकते हैं, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ आप राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 12 की है, इसमें जो राजनीति विज्ञान हम देख रहे हैं ये पूरा कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कक्षा 12 की जो ये कंप्लीट राजनीति विज्ञान का ये वीडियोस हैं, आप खोल के पढ़ाई कर सकते हैं। आगे और भी सारे सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स में आते रहेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट या मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इन दोनों पर आप अपनी पढ़ाई क्रमवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी कक्षा 6 से 12वीं तक बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा आपके लिए लेकर आया है। किसी भी स्टेट बोर्ड से आप हो या सीबीएसई से हो, निःशुल्क यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, बिना किसी पैकेज को परचेज किए। बस आपको क्या करना है, आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस तरह के इंपॉर्टेंट फ्री वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें, ताकि आपके आने वाली परीक्षाओं में ये सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए बिल्कुल आसान बन जाए। ठीक है, तो इसी तरह लगातार पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।